हेलो नमस्कार दोस्तों। टीडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो विषय हमारा है वो क्लास 12th का जो है, जो मानव भूगोल है। क्लास 12th में मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर ऑन स्कोप है ना, ये जो बुक हमारी है, इसका जो पहला चैप्टर है उसको आज हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। और ये पढ़ने का अप्रोच होगा हमारा कि आंसर राइटिंग कैसे करें और मेंस में कैसे प्रश्न आते हैं, है ना। और यह सीरीज हमारा जो है ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो टीचिंग की तैयारी कर रहे हों, है ना, चाहे आप टीजीटी की तैयारी करें, चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों, है ना, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी अलग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों। क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो पहले जैसे टीचिंग का एग्ज़ाम होता था उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते थे और फिर इंटरव्यू कहीं कहीं पे होता था, उसके आधार पर सिलेक्शन होता था। लेकिन अब हर जगह मेंस कर दिया गया, चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी में, सब जगह आपका जो है लिखित कर दिया गया है। तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। और इस पर हम देखेंगे हर टॉपिक से कि हर चैप्टर में कैसे प्रश्न मेंस में आ सकते हैं, है ना, तो कैसे प्रश्न बन सकते हैं और लिखने का अप्रोच हमारा क्या होगा, है ना। जैसे हम कोई चैप्टर अगर रीडिंग कर रहे हो तो हमको समझ में नहीं आता है कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं, या प्रश्न जो लास्ट में दिया होता है उसकी शुरुआत कैसे करें, है ना, उसको आंसर राइटिंग करें, इंट्रो कैसे शुरुआत करें, मेन बॉडी में क्या होगा, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन जो है लाए हैं, हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन होगा हमारा, और क्वेश्चन के साथ उसका आंसर स्ट्रक्चर भी आपको मटेरियल के रूप में मिलेगा कि इंट्रो में क्या शुरुआत करें, है ना, मेन बॉडी में क्या होगा, फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, है ना। तो इस तरह हमारा, है ना, 10 जो दिया गया है उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स प्रोवाइड किया गया है इसमें। और इसमें हर हर चैप्टर से हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह एक होलिस्टिक कवर होगा इसमें। इसमें एनसीईआरटी के साथ साथ जो डायनेमिक, जो कुछ करंट की चीज़ें होंगी, जो डेटा या कुछ रिपोर्ट होगा, वो भी अपडेट किया जाएगा। और साथ ही साथ कहाँ पे मैपिंग का प्रयोग करें, कहाँ पे डायग्राम का प्रयोग करें, है ना। तो एक सिस्टमेटिक जो है कवर होगा इसमें सब कुछ। और यह सीरीज अगर आपको बेहतर लग रहा हो हमारा, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और तो आइए हम देखते हैं कि पहले, सबसे पहले हम इंट्रो के रूप में देखते हैं कि मानव भूगोल होता क्या है जनरली। तो देखिए, जो हम जब भूगोल की बात करते हैं, हम ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी को हम साधारणतः जो है 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। एक फिजिकल ज्योग्राफी होता है हमारा, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी होता है, एक हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी होता है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम फिजिकल में जैसे आप देखते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी, है ना, जिसमें हम देखते हैं कि अर्थ के बारे में बात करेंगे, है ना, भूकंप के बारे में बात करते हैं, ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, है ना। तो इस सब का अध्ययन करते हैं। फिर आता है हमारा ओशनोग्राफी, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो महासागरीय जो धाराएं होती हैं, या ज्वार भाटा होता है ना, लवणता होता है ना, तो ये सब अध्ययन करते हैं। फिर आता है क्लाइमेटोलॉजी हमारी, है ना, जिसमें वायुमंडल पढ़ते हैं, चक्रवात पढ़ते हैं, जलवायु जो है अलग अलग वर्गीकरण पढ़ते हैं, ना, वर्षा, बादल, ये सब पढ़ते हैं। तो इसी तरह क्या है कि जब ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, इसमें जो मानव होता है वह प्रकृति के साथ कैसे उसका संबंध होता है ना, प्रकृति के साथ कैसे अंतरक्रिया करता है ना, कैसे अपना विकास किया है ना। तो इसमें मानवों का इंटरफेयर जो है आ जाता है कि कैसे वो प्रकृति के साथ जो है अंतरक्रिया करके कैसे अपना विकास करता है। इसमें आर्थिक क्रियाओं का जब अध्ययन करेंगे हम, तो उसको आर्थिक भूगोल या कह सकते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहते हैं। इसी में एग्रीकल्चर को कैसे, है ना, जब प्राथमिक क्रिया देखेंगे तो एग्रीकल्चर की, उसको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, जब हम सब डिवीजन करेंगे इसके विषय वस्तु की, है ना, इंडस्ट्री का विकास की इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, रीजनल डेवलपमेंट के रीजनल ज्योग्राफी, है ना। तो इस तरह ह्यूमन ज्योग्राफी का एक विषय क्षेत्र होता है, इसको पढ़ने का अप्रोच होता है। और इसी विषय में हम जो विचारधाराएँ अलग अलग आई कि कैसे प्रकृति के साथ मानव ने संबंध बनाया, है ना। जैसे हम पढ़ेंगे कि नियतिवादी होता है ना, वो आप कि कैसे नियतिवादी विचारधारा क्या है, फिर संभववादी विचारधारा क्या है ना, संभववादी, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नवनियतिवादी क्या है ना। तो ये सब कहीं न कहीं मानव भूगोल की हम विचारधाराएँ पढ़ते हैं कि कैसे जो है समय के साथ जो विचारधाराएँ विकसित हुई, और कैसे जो मानव का अंतर्क्रिया है, मानव का जो जो है एक प्रकृति के साथ संबंध रहा, वो कैसे समय के साथ तकनीकी के विकास के साथ स्किल के डेवलप को, है ना, कुशलता कौशल जैसे विकास हुआ, मानव को कैसे संबंध जो है प्रकृति के साथ उसका बदला, है ना। तो इसमें मानव भूगोल में
मुख्य तौर पर यही हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। और आज का जो पहला चैप्टर है हमारा वो मानव का नेचर और स्कोप से संबंधित है ना, पहला चैप्टर हमारा। तो इसमें हम देखें कि कैसे मेंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आंसर राइटिंग का क्या अप्रोच होगा हमारा, कैसे इंट्रो होगा, कैसे मेन बॉडी होगा, कंक्लूजन क्या होगा, है ना। तो पहला प्रश्न हमारा जो है कि मानव भूगोल के उद्भव विकास की व्याख्या कीजिए और आधुनिक काल में इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो मानव भूगोल के उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास क्रम क्या रहा और आधुनिक काल में इसका क्या प्रासंगिकता या क्या महत्व है, ये पहला प्रश्न होगा हमारा। फिर दूसरा प्रश्न है कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, नेचर, इसका स्कोप क्या है और यह सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न होगा हमारा कि मानव पर्यावरण संबंध मानव भूगोल का केंद्रीय विषय क्यों माना जाता है ना, कि जो मानव पर्यावरण संबंध है वह मानव भूगोल का केंद्रीय विषय क्यों माना जाता है और उपयुक्त उदाहरण के सहित इसको जो है स्पष्ट करें। फिर अगला हमारा जो प्रश्न है भूगोल में नियतिवादी क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, इसकी चर्चा कीजिए और आधुनिक काल में इसकी स्वीकार्यता का मूल्यांकन करें, है ना, कि आधुनिक भूगोल में क्या है, इसकी क्या स्वीकार्यता क्या है ना, इसका मूल्यांकन करना है। फिर संभववादी विचारधारा और न्यू डिटर्मिज्म या नवनियतिवादी के सिद्धांतों की तुलना कीजिए, मानव प्रकृति संबंधों के संदर्भ में इसकी उपयोगिता बताइए, है ना, कि मानव और प्रकृति के संदर्भ में जो है इसकी क्या उपयोगिता है ना। इसको तो संभववाद नवनियतिवादी को तुलना करना है, फिर इसके जो है मानव प्रकृति संबंधों में क्या उपयोगिता है ना। फिर अगला हम देखते हैं प्रश्न हमारा है कि मानव भूगोल संयोग का विज्ञान साइंस ऑफ सिंथेसिस क्यों कहलाता है और मानव एवं भौतिक तत्वों के पारस्परिक संबंध के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न हमारा है कि मानव भूगोल के अध्ययन में विभिन्न पद्धतियाँ जैसे रीजनल, सिस्टमेटिक, व्यवहारवादी अप्रोच की प्रासंगिकता बताइए, है ना, कि जैसे जो मानव भूगोल होता है उसको जो अध्ययन की विधियाँ हम जो मेथड्स पढ़ते हैं, है ना, तो इसकी अलग अलग अप्रोच क्या है, रीजनल क्या होता है, सिस्टमेटिक, व्यवहारवादी, है ना, तो इसकी क्या प्रासंगिकता है उसको हम लोग देखेंगे। फिर अगला प्रश्न हमारा होगा कि मानव भूगोल का स्थानिक विश्लेषण दृष्टिकोण स्पेशियल एनालिसिस अप्रोच क्या है और आधुनिक अनुसंधान में इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा होगा कि भौगोलिक ज्ञान के विकास में तकनीकी साधन जैसे जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग की भूमिका पर प्रकाश डाली और मानव भूगोल के अध्ययन को इससे क्या लाभ हुआ है। ठीक है, तो इसको देखना है कि जो वर्तमान में जो भूगोल है उसमें कहीं कि जो भौगोलिक तकनीकी है, जैसे आप देखेंगे जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग की जो भूमिका बढ़ी है, तो इससे मानव भूगोल के अध्ययन में इसका क्या लाभ हुआ है, इसको जो है बताना है हमको। फिर अगला प्रश्न हमारा है लास्ट जो है इस चैप्टर का कि मानव भूगोल का अध्ययन नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग में किस प्रकार सहायक होता है, जनसंख्या, शहरीकरण और संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में स्पष्ट करें, है ना, कि मानव भूगोल के अध्ययन का पॉलिसी मेकिंग में जो है जो पॉलिसी मेकिंग होते किस प्रकार सहायता कर सकता है और जनसंख्या, शहरीकरण और संसाधन, है ना, रिसोर्स मैनेजमेंट के संदर्भ में इसको स्पष्ट करें, है ना। इस प्रकार जो प्रश्न है हमारे वो मेंस में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग में चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो सभी में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा है कि मानव भूगोल के उद्भव, विकास की व्याख्या और आधुनिक काल में इसकी महत्व बताना है ना। तो इंट्रो क्या होगा हमारा कि देखिए मानव भूगोल वह शाखा है ना, जो मानव पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। इसका उद्भव 18वीं-19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक अन्वेषण, औपनिवेशिक विस्तार और विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के साथ हुआ। समय के साथ यह विषय वर्णनात्मक शाखा से बढ़कर विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित हुआ, है ना। तो सबसे पहले इंट्रो हो गया हमारा कि मानव भूगोल वह शाखा है भूगोल की जो मानव पर्यावरण पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसी में हमने देख लिया कि उद्भव 18वीं-19वीं शताब्दी की वैज्ञानिक अन्वेषण, औपनिवेशिक विस्तार और विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के साथ हुआ। समय के साथ यह विषय पहले वर्णनात्मक था, है ना, केवल वर्णन करना था। बाद में यह समय के साथ जैसे वैज्ञानिक विकास हुआ, विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित हो गया। तो इस तरह हमारा इंट्रो हो जाएगा, है ना। और फिर मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे कि इसका उद्भव हम देखेंगे कि कब हुआ, कैसे हुआ। तो मानव भूगोल का उद्भव की हम बात करें तो प्रारंभिक दौर में भूगोल मुख्यतः देशकाल के वर्णन तक सीमित था, है ना। पहले क्या था, जो मानव भूगोल था वह क्या केवल देशकाल को वर्णन करता था, है ना, वह एनालिसिस नहीं करता, विश्लेषण नहीं करता था, है ना। और इसका जो विकास क्रम देखते हैं, विकास कब हुआ तो 19वीं शताब्दी में फ्रेडरिक रटजल ने नियतिवादी आधारित मानव भूगोल की नींव रखी, है ना। जो फ्रेडरिक रटजल हैं एक जर्मन भूगोलवेत्ता है, उन्होंने जो है
ये और इन्हें मानव भूगोल के पिता भी कहा जाता है। इन्होंने मानव भूगोल संबंधित बुक भी लिखा है ना। तो 19वीं शताब्दी में, और नियतिवादी थे, इन्होंने जो है इसकी नींव रखी। और इसके बाद जो है इसका फ्रांस में विकास हुआ, जिसमें वाइडल ब्लास जो है एक संभववादी विचारधारा है। इन्होंने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे मानव की सक्रिय भूमिका को महत्व देने लगा, है ना, दिया। और फिर उसके बाद औद्योगिक क्रांति, जनसंख्या वृद्धि, व्यापार, प्रवासन के विस्तार ने मानव भूगोल को एक विशिष्ट और स्वतंत्र विषय बना दिया, है ना। तो पॉइंट वाइज पॉइंट में हम लिखेंगे, है ना। अगर इस तरह इसको बहुत डिटेल में, केवल क्योंकि हमको ये भी ध्यान रखना है कि शब्द सीमा, जैसे आपका कोई भी प्रश्न होगा उसका डिमांड क्या है, जैसे 200 से 250 हमको शब्दों में लिखना है, तो हमको सभी पक्षों को भी ध्यान में रखना है कि सभी पक्ष हमारे इसमें समाहित हो जाएं, है ना। तो सभी पक्ष इसमें समाहित हो जाएं, इसके लिए हमको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे अगर मान लीजिए हमारा कोई क्वेश्चन है तो उसका लगभग 10% हम इंट्रो लिखेंगे, है ना। 80% जो है आपका मेन बॉडी होगा, और 10% आपका क्या होगा, कंक्लूजन होगा, है ना। तो ये कंक्लूजन हो जाएगा, ये मेन बॉडी हो जाएगा, ये आपका इंट्रो हो जाएगा। और इसी मेन बॉडी में आपको सभी जो क्वेश्चन का डिमांड है सबको कवर करना है ना। तो इसलिए हमको पॉइंट वाइज पॉइंट में, है ना। तो उद्भव हम लोगों ने देख लिया कि उद्भव क्या है, 19वीं शताब्दी में हुआ। हेर्ट्ज़ल एक नियतिवादी जो जर्मन भूगोलवेत्ता, इन्होंने काम किया। फिर फ्रांस में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के ब्लास, है ना, ब्रून्स और अलग विद्वानों का नाम जिक्र कर देंगे, इन्होंने विकास किया और मानव की सक्रिय भूमिका को महत्व दिया, है ना। पहले भूगोल क्या था, एक वर्णनात्मक था, बाद में जो है तकनीकी और विकास के साथ जो है वैज्ञानिक विकास के साथ कहीं कहीं यह विश्लेषणात्मक विषय के रूप में विकसित हुआ, है ना। तो इस तरह हमारा उद्भव काल देख लेंगे। अब आएंगे कि इसकी अवस्थाओं की बात करेंगे, है ना, कि अवस्थाओं में कैसे प्रकृति के साथ कैसे संबंध रहा और कैसे मानव भूगोल का विकास हुआ। तो पहले क्या है कि नियतिवादी काल माना जाता है, जिसमें क्या है कि जो मानव पर्यावरण का संबंध था हमारा, उसमें प्रकृति सर्व होता था। जो कहा जाता है कि मानव था प्रकृति का दास हुआ करता था, है ना। तो प्रकृति जो है प्रमुख निर्धारक माना जाता था, जिसमें प्रकृति क्या है सब कुछ निर्धारित करता था और मानव कहीं कहीं उसके ऊपर निर्भर था। बाद में जैसे वैज्ञानिक विकास हुआ, है ना, और मानव की सक्रिय भूमिका बढ़ी, है ना, और मानव का स्किल डेवलपमेंट हुआ, तो कहीं कहीं संभववादी विचारधारा आया। फिर उसके बाद संभववादी में मानव की जो भूमिका है उसको बढ़ाया, है ना। फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने मानव की भूमिका को बढ़ाया, है ना। तो इस तरह हम विभिन्न अवस्थाओं में पहले जो है नियतिवादी लिखेंगे, है ना, नियतिवादी। फिर इसमें हम पॉइंट में डाल देंगे, फिर संभववादी, है ना, फिर संभववादी, है ना, और फिर नवनियतिवादी, है ना। तो इस तरह हम लिखेंगे, है ना। ये हमारा ये होगा कि विभिन्न अवस्थाओं में जो है मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का इस तरह विकास हुआ। फिर नवनियतिवादी में जिसमें दोनों को महत्व दिया जाने वाला, मानव प्रकृति दोनों की भूमिकाओं को स्वीकार किया गया, है ना। तो इस तरह हमारा अप्रोच होगा, इस तरह भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, कि नियतिवादी था, फिर संभववादी, है ना, फिर आपका जो है नवनियतिवादी, है ना। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि इसको फेज के बारे में, अवस्थाओं के बारे में। फिर आधुनिक महत्व क्या है इसका मानव भूगोल का जो है, तो सबसे पहले जो पॉपुलेशन पॉलिसी है ना, उसका जो है, क्योंकि हम मानव भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या का वितरण का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करते हैं। तो जो पॉपुलेशन पॉलिसी बनता है, कहीं पे जनसंख्या घनत्व अधिक है, कहीं पे कम है, तो कैसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है ना। तो पॉपुलेशन पॉलिसी जो है कहीं न कहीं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, है ना, या संसाधनों का जो है सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिए जो है, तो जनसंख्या नीति में इसका महत्व है। अर्बन प्लानिंग में इसका महत्व है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका महत्व है, संसाधनों का जो है वितरण में, इसकी उपयोगिता में, विकास जो रीजनल डेवलपमेंट हो सा, है ना। तो इस प्रकार जो है इसके महत्व को हम जब लिखेंगे, है ना, तो इसका क्या महत्व है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि जनसंख्या में, नीति में, है ना, कि महत्व क्या है इसका। एक तो जनसंख्या नीति में हो गया, है ना, जनसंख्या नीति। फिर आपका शहरी नियोजन, है ना, तो इससे प्रेजेंटेशन बेहतर लगेगा। आपदा प्रबंधन, है ना, आपदा प्रबंधन, संसाधन का जो है सर्वोत्तम उपयोग, है ना। फिर आपका क्या होगा कि जो प्रादेशिक नियोजन है ना, तो इसके भी इस तरह हम हेडिंग वाइज जो है इसको बेहतर प्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह हमारा जो 200-250 वर्ड्स का होता है, तो इस तरह हमको लिखना है कि हर एक पार्ट का जो है बराबर उसकी भागीदारी हो, है ना। ऐसा नहीं कि एक जो क्वेश्चन के जो बॉडी है उसको बहुत विस्तार कर दे रहे हैं, एक को एकदम संकुचित कर दे रहे हैं। तो एक औसत जो आंसर होता है उसको सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए, है ना। फिर हम देखेंगे GIS और GPS रिमोट सेंसिंग से जुड़े निर्णयों का वैज्ञानिक आधार
बनता है ना। वर्तमान में मानव भूगोल क्या है कि जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग जुड़े वैज्ञानिक आधार बनता है। समाज, पर्यावरण संतुलन और सतत विकास को समझने में भी सहायक है ना। तो इस तरह मानव भूगोल का उद्भव विकास हम लोगों ने देखा है ना, कैसे उद्भव हुआ है ना, इसके विकास में कौन कौन, तो अलग अलग और भूगोलवेत्ताओं का नाम जिक्र कर सकते हैं इसमें, है ना। जर्मन, फ्रेंच और कह सकते हैं कि आपके ग्रीक, रोमन जो रहे उसमें अलग अलग नाम जिक्र कर सकते हैं, है ना। इराटस्थनीज और स्ट्रैबो, हेरोडोटस, है ना। तो जबकि आपके इसमें नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन हम अलग से इसको बता रहे हैं कि और कैसे बेहतर किया जा सकता है ना। अगर जब इसके उद्भव की हम बात करेंगे, जैसे एनसीईआरटी में तो आपको नहीं उतना विस्तृत दिया गया है, लेकिन आप जर्मन भूगोलवेत्ताओं को अलग से जिक्र कर सकते हैं, फ्रेंच का, है ना, और आपके ग्रीक और रोमन का अलग अलग विद्वानों का नाम लिख सकते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं और आपको बेहतर जो है बना सकता है। जबकि एनसीईआरटी अप्रोच से हम पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया गया है चीज़ें, है ना। तो इसको और भी ऑथेंटिसिटी के साथ दिया जा सकता है, डेटा के माध्यम से विभिन्न जो है विद्वानों और विभिन्न भूगोलवेत्ताओं का जिक्र करके, उनके बुक का जिक्र करके, उनके स्टेटमेंट को जिक्र करके, ठीक है। इस तरह हमारे लिखने का अप्रोच होगा। फिर हम कंक्लूजन में देखते हैं कि मानव भूगोल का विकास मानव प्रकृति संबंधों की बदलती समझ का दर्पण है। आज यह विषय केवल वर्णन तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण, क्षेत्रीय विकास और वैश्विक चुनौतियों के समाधान का वैज्ञानिक आधार बन चुका है ना। तो इस तरह हमारा कंक्लूजन होगा कि मानव भूगोल क्या है कि अब केवल वर्णन तक सीमित नहीं, बल्कि नीति निर्माण में, क्षेत्रीय विकास में, वैश्विक चुनौतियों के समाधान में, है ना, उनके एक वैज्ञानिक आधार बन चुका है। तो इसका जो है इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है मानव भूगोल का, है ना। अगला प्रश्न हमारा है कि मानव भूगोल की प्रकृति और स्कोप को स्पष्ट कीजिए और सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार जुड़ा हुआ है ना। तो इंट्रो क्या होगा हमारा कि मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान की वह शाखा है जो मानव पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, मानव क्रियाकलापों के स्थानिक वितरण और उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति बहुआयामी है जो प्रकृति विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के तत्वों को समाहित करती है ना। तो इससे क्या है कि जब हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो हमको एक सिस्टमेटिक लिखने का अप्रोच पता चलता है कि क्वेश्चन जो पूछा गया उसकी शुरुआत कैसे करना है ना। कि जैसे होता है कभी हम क्वेश्चन को समझ रहे होते हैं, हमारे पास शब्द भंडार भी बहुत होता है, लेकिन हमको समझ नहीं है तो शुरुआत कैसे करें, है ना। तो इस तरह हमको जब इस फॉर्मेट में हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा शुरुआत कैसे होगा, क्वेश्चन का कैसे लिखना है, इसको सिस्टमेटिक वे में, है ना। तो इस तरह हमको सोचना नहीं पड़ेगा हर एक प्रश्न के साथ, है ना। तो अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पढ़ेंगे तो हमको सोचना नहीं पड़ेगा शुरुआत कैसे करना, क्योंकि समय किसी एक सीमा होती है ना। अगर सोचने में बहुत समय लगाएंगे तो लिखने में कहीं ना कहीं हमारे कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना। तो इस तरह इस फॉर्मेट जब पढ़ाई करेंगे हम तो हमको सोचना नहीं पड़ेगा तुरंत कहीं ना कहीं हमारे क्या शुरुआत कैसे करना है, कौन सा डायग्राम डालना है, कहाँ मैप डालना है ना। तो इस तरह जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ये चीज़ें हमारे अंदर सुधार होंगी। तो आइए मेन बॉडी में हम देखते हैं, है ना। तो मेन बॉडी है ना, तो नेचर और स्कोप देखते हैं। तो देखिए नेचर क्या है मानव भूगोल की, तो नेचर क्या है, एक मल्टीडिसिप्लिनरी है, बहुविषयक है, जिसका संबंध समाजशास्त्र से, अर्थशास्त्र से, मानव शास्त्र और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। फिर एक स्पेशियल इसका नेचर है कि मानव क्रियाओं और संसाधनों पैटर्न का स्थानिक विश्लेषण करता है रीजनल पैटर्न में। फिर एक गतिशील है, डायनेमिक है, जो समय के साथ सांस्कृतिक परिवर्तन या तकनीकी उन्नति और आर्थिक बदलाव के आधार पर निरंतर विकसित होता रहता है ना। कि इसका जो मतलब नेचर है वो डायनेमिक है, वो समय के साथ जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे जैसे सांस्कृतिक परिवर्तन या तकनीकी उन्नति हो रही है तो उसके कहीं ना कहीं इसमें भी बदलाव होता है। गतिशील है और एक सिंथेटिक है, संश्लेषणात्मक है, मानव प्रकृति तत्वों को जोड़कर अध्ययन करता है ना कि उन्हें अलग अलग, है ना। तो इस तरह हमारा जो हेडिंग होगा, है ना, कि मानव भूगोल की जब हम प्रकृति लिखेंगे कि प्रकृति कैसा है, तो एक बहुविषयक है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, स्थानिक है ना, गतिशील है और सिंथेटिक है। तो इस तरह हम जो है हम लोगों ने मेन बॉडी में इसको जो है 4 सब हेडिंग बना दिया, है ना। तो इसका जो है नेचर का जो है कंप्लीट हो गया हमारा। अब मेन बॉडी में हम देखेंगे कि मानव भूगोल का दायरा क्या है, स्कोप क्या है इसका, है ना, विषय वस्तु क्या है। तो देखिए मानव भूगोल की विषय वस्तु क्या है कि इसके अंदर हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, जिसे जनसंख्या भूगोल कहते हैं। इसके वितरण का, घनत्व का, सघनता का, प्रवासन, जनसांख्यिकी विशेषताएं। फिर आर्थिक भूगोल में हम कृषि का, उद्योग का, व्यापार का, परिवहन का अध्ययन करते हैं, है ना। फिर सांस्कृतिक भूगोल में भाषा का, धर्म का, परंपराएं, निवास पैटर्न का। राजनीतिक भूगोल में सीमाएं, राज्य और भू रणनीति या जियो पॉलिटिक्स का अध्ययन करते हैं। शहरी ग्रामीण अध्ययन, है ना, जिसे अर्बन ज्योग्राफी या रूरल ज्योग्राफी कह सकते हैं या सेटलमेंट ज्योग्राफी कह सकते हैं। इसमें हम बस्ती पैटर्न, शहरीकरण, ग्रामीण विकास का अध्ययन करते हैं। फिर रिसोर्स ज्योग्राफी या संसाधन भूगोल, जिसके अंदर भूमि, जल, खनिज आदि का सतत उपयोग, इन सब का अध्ययन किया जाता है ना। तो ये जो है हमारा विषय वस्तु हो गया या स्कोप हो गया मानव भूगोल का, है ना।
तो इस तरह हमारा लिखने का अप्रोच होगा मेन बॉडी में, है ना। और इस तरह हम जो है 200, 250, 300 जितना भी रहे वो एक शब्द सीमा में लिख सकते हैं। अब इसका देखते हैं कि संबंध सामाजिक विज्ञानों के साथ किस प्रकार है ना। सामाजिक विज्ञानों से संबंध से भी कैसे जुड़ा ये भी पूछा गया है ना। तो ये समाज शास्त्र से देखा जाए तो जनसंख्या और सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे समाज शास्त्र में जनसंख्या और सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, तो इसमें भी किया जाता है आपके मानव भूगोल में। अर्थशास्त्र में उत्पादन, वितरण और व्यापार का अध्ययन किया जाता है। इसमें भी हम उत्पादन, वितरण और व्यापार का स्थानिक विश्लेषण करते हैं, है ना। उसमें हम उत्पादन की मात्रा और वितरण इन सब का अध्ययन करते हैं, जबकि इसमें हम स्थानिक विश्लेषण के तौर पर अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। राजनीतिक विज्ञान में हम राजनीतिक जो है सीमाएँ, शक्ति, चुनावी भूगोल, है ना। तो इसी तरह हम मानव भूगोल में या राजनीतिक भूगोल में अपने सीमाएँ, शक्ति, संतुलन इन सब का अध्ययन करते हैं। मानव शास्त्र में देखें तो संस्कृति, परंपरा, मानव व्यवहार, तो ये भी मानव भूगोल के जो है कहीं न कहीं सामाजिक जो विज्ञान है, अलग अलग जो विषय हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। अब कंक्लूजन हम देखते हैं। कंक्लूजन क्या है कि मानव भूगोल का दायरा व्यापक है। यह मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सभी पहलुओं को स्थानिक परिप्रेक्ष्य में समझने का माध्यम है। इस प्रकार यह सामाजिक विज्ञानों से गहराई से जुड़ा हुआ एक समन्वित अनुशासन है ना। तो इस तरह हमारा कंक्लूजन होगा कि इसका जो दायरा है मानव भूगोल का बहुत ही व्यापक है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं को स्थानिक परिप्रेक्ष्य में समझने का माध्यम है। और इस प्रकार यह सामाजिक विज्ञानों से गहराई से जुड़ा हुआ एक समन्वित अनुशासन है। तो इस प्रकार हमारा कंक्लूजन होगा, है ना। तो एक सिस्टमेटिक वे में हमारा आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मानव पर्यावरण संबंध मानव भूगोल का केंद्रीय विषय क्यों माना जाता है ना। तो इसका इंट्रो हम देखते हैं कि क्या होगा कि मानव भूगोल क्या है कि मानव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक निर्भरता और सहायता के अध्ययन पर आधारित है। यह समझने का प्रयास करता है कि मनुष्य अपने परिवेश को कैसे प्रभावित करता है और पर्यावरण में बदले मानव क्रियाओं का किस प्रकार आकार देता है ना। तो अब देखिए, जब मानव भूगोल या एक चैप्टर में पढ़ लेते तो हमको समझ में आ जाता है कि इंट्रो की कैसे शुरुआत करनी है हमको, है ना, कि क्या जो प्रश्न है उसको कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने इंट्रो की शुरुआत किया, है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका महत्व क्या है मानव पर्यावरण संबंधों का, है ना। तो निर्भरता की मानव क्या है, प्रारंभिक समय से ही कहीं न कहीं प्रकृति पर निर्भर था, पूर्णतः, है ना, पूर्णतः पर्यावरण पर निर्भर था। जलवायु, स्थल रूप, जल संसाधन, है ना, इस पर निर्भर था और उसके अनुकूल अपना विकास किया, जिसमें हम अभी पहले जो क्वेश्चन था हमारा नियतिवादी कह सकते हैं कि उसमें देखा हम लोगों ने। फिर अनुकूलन, जब संभववादी आता है, मानव कहीं न कहीं अपने तकनीकी और अपने स्किल को डेवलप करता है। तो अनुकूलन करना, मानव विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन यापन के तरीकों में अलग तरीके से विकसित जो है विकास करता है ना। परिवर्तन फिर शुरू करता है, जैसे और विकास करता है मानव। तो तकनीकी प्रगति ने मानव पर्यावरण को बदलने की क्षमता प्रदान की। कृषि बनाया, कृषि किया, बांध बनाया, नहरें बनाया, शहरीकरण किया, है ना। तो जैसे जैसे तकनीकी का विकास होता है तो मानव की जो क्रियाशीलता है या उसकी जो भागीदारी है और सक्रिय होने लगती है। तो पहले क्या है, वो निर्भर था प्रकृति पर, है ना, नियतिवादी विचारधारा। फिर अनुकूलन करने लगा, है ना, परिवर्तन करने लगा, तो संभववादी विचारधारा आया, है ना। तो इस प्रकार जो है विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ और इस तरह मानव पर्यावरण संबंधों को हम समझ सकते हैं। इसका महत्व इस तरह रहा। अब आइए देखते हैं यह संबंध मानव भूगोल का केंद्र क्यों है ना। तो एक तो स्थानीय विविधताएं कि पृथ्वी और विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण मानवीय क्रियाएं विभिन्न भिन्न रूप में विकसित हुई हैं, है ना। तो मानव भूगोल का इसलिए महत्व है क्योंकि जो भौगोलिक दशाएं हैं या जो प्राकृतिक घटक हैं वो एक जैसे नहीं है, वो अलग अलग उनमें क्षेत्रीय या स्थानिक भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे कहीं पे जैसे भारत की हम बात करें तो नॉर्थ में आपके हिमालय है ना, साउथ में आपके महासागर है ना, वेस्ट में आपके मरुस्थल है ना, नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियाँ हैं, आपके प्रायद्वीपीय पठार हैं, है ना। तो इस तरह कहीं कहीं अलग अलग भौगोलिक दशाएं, अलग अलग जलवायु दशाएं हैं। तो वहाँ पे जो मानव की क्रियाएं होती हैं भिन्न भिन्न होती हैं, है ना। तो इस तरह मानव भूगोल का कहीं न कहीं यह महत्व है कि वो अलग अलग जो मानवीय क्रियाएं अलग अलग होती हैं, स्थानिक विविधताएं उनमें पाई जाती हैं, है ना। मानवीय भूगोल में मानव गतिविधियों का व्याख्या किया जाता है, जिसमें संसाधनों का उपयोग, आर्थिक गतिविधियाँ, बस्तियाँ, परिवहन, है ना, सब पर्यावरण से प्रभावित होती हैं, है ना। जितने भी मानव की गतिविधियाँ हैं, है ना, और संसाधनों की उपयोगिता, है ना, बस्ती, परिवहन है ना। अगर हम सेटलमेंट की बात करें, है ना, तो अलग अलग स्थानों पर अलग प्रकार के जो है कहीं कहीं बस्तियों का विकास होता है ना। परिवहन का अलग अलग कहीं पे जहाँ पे कह सकते हैं कि स्थल परिवहन का विकास होगा, जहाँ पे स्थल जिस प्रकार होगा, या जल है तो जल परिवहन विकास होगा, वायु तो वायु परिवहन। तो अलग अलग पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार जो है मानव की आर्थिक क्रियाएं जो है वो प्रभावित होती हैं। संतुलन का अध्ययन या मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन से पर्यावरणीय जो संकट उत्पन्न हुए हैं,
जिनका समाधान मानव भूगोल खोजता है ना। फिर सतत विकास का आधार, मानव पर्यावरण संतुलन आधुनिक नीति निर्माण की आवश्यकता है ना। तो एक सतत विकास का आधार भी है ना। तो ये मानव भूगोल जो है कहीं न कहीं आज एक केंद्र विषय के रूप में है, क्योंकि इसमें हम संसाधनों का उपयोग, विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियाँ, नीतियाँ, है ना, तो इन सभी को सम्मिलित करता है। तो इसलिए मानव भूगोल का जो है इम्पोर्टेंस बना हुआ है, महत्व है, इसका केंद्र विषय के रूप में बना हुआ है भूगोल में, है ना। इसकी संबंध में विचारधाराएँ जो हम लोगों ने अभी देखा कि विचारधाराएँ कौन रही, तो नियतिवादी जिसमें प्रकृति को निर्णायक माना गया, फिर संभववादी मानव को सक्रिय कारक माना गया, फिर न्यू डिटर्मिनिज्म में नौ नियतिवादी, है ना, दोनों को बीच संतुलन को बात किया गया, है ना। अब आगे हम कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन क्या है कि मानव पर्यावरण संबंध मानव भूगोल का मूल है। मानव गतिविधियाँ, सामाजिक संरचनाएं, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विविधता से जुड़े हुए इस संबंध में निहित हैं। सतत विकास के युग में यह संबंध भी महत्वपूर्ण हो गया है ना। तो इस तरह जो है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न हमारा है कि भूगोल में नियतिवादी क्या है, इसकी सीमाओं की चर्चा कीजिए। आधुनिक भूगोल में इसकी क्या स्वीकार्यता है, इसका मूल्यांकन करना है ना। तो नियतिवादी क्या है? तो नियतिवादी क्या है? भूगोल में एक विचारधारा है जो यह मानती है कि मानव जीवन, उसकी सभी गतिविधियाँ मुख्यतः प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होती हैं। यह विचारधारा 19वीं शताब्दी में फ्रेडरिक रटजल द्वारा विकसित किया गया। ठीक है। तो नियतिवादी क्या है कि एक ऐसी विचारधारा जो है मानती है कि जो मानव है पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है ना, और उसकी जो सभी गतिविधियाँ हैं, उसका जो जीवन है ना, सब प्राकृतिक जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार जो है निर्धारित होती हैं। ठीक है। अब आइए इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं क्या है कि प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति मानता है। जलवायु, स्थल रूप, मिट्टी, जल जैसे तत्व मानव व्यवहार को निर्धारित करते हैं, है ना, कि मतलब जो भी भौगोलिक घटक है वो कहीं कहीं मानव व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जिसमें मानव की कोई जो है भूमिका नहीं होती है। मानव को जो है पर्यावरण का उत्पाद मानता है ये, है ना। सांस्कृतिक और आर्थिक विविधताओं को प्राकृतिक स्थितियों से जोड़ता है ना, कि अलग अलग जो प्रकार के सांस्कृतिक विकास होते हैं या जो आर्थिक गतिविधियाँ अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक स्थितियों का ही परिणाम है ना। तो उसमें जो है जैसे आप देखते हैं कि जो इक्वेटर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे अलग आर्थिक गतिविधियाँ हैं, वहाँ पे अलग प्रकार के विकास हुआ है ना। तो कहीं और जो ध्रुव हैं, जो आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं, है ना, तो अलग अलग जो जलवायु घटाएँ दशाएँ हैं, अलग अलग जो भौगोलिक दशाएँ हैं, तो उस प्रकार जो है कहीं न कहीं वो प्रकृति जो है निर्धारित कर रहा है उनकी क्रियाओं को, आर्थिक दशाओं को, है ना। तो ये जो है नियतिवादी मानता है। अब इसकी सीमाएँ क्या है? सीमाएँ इसकी आलोचनाएँ क्यों होती हैं कि यह जो है मानव भूमिका की उपेक्षा करता है। मतलब मानव की जो क्रियाशीलता है ना, जो सक्रियता है उसको नज़रअंदाज करता है ना। मानव की जो सृजनात्मक जो वो है स्किल है ना, उसको वो करता है, तकनीकी उसकी निर्णय क्षमता को कम आंकता है ना। तो नियतिवादी क्या है कि मानव की भूमिका की उपेक्षा करता है ना, उसकी तकनीकी, उसकी निर्णय क्षमता, उसकी सृजनात्मकता को उतना महत्व नहीं देता है। और एक सामान्यीकरणी विचारधारा है जो सभी समाजों के एक ढांचे पे ही देखने को इसकी प्रवृत्ति है। वैज्ञानिक आधार की कमी इसमें है। कई निष्कर्ष अतार्किक और पक्षपाती माने गए हैं इसमें। टेक्नोलॉजी की अनदेखी इसने किया है, क्योंकि आधुनिक तकनीकी ने प्राकृतिक सीमाओं को काफ़ी हद तक जो है प्रभावित किया है ना। तो इस प्रकार इसकी आलोचनाएं किया जाता है नियतिवादी का। अब आधुनिक भूगोल में इसकी क्या स्वीकार्यता है इसको देखते हैं कि नियतिवादी को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज देखे हैं कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कहीं न कहीं आप कितना भी विकास कर लें तो कहीं न कहीं प्रकृति की जो वो कह सकते हैं कि उपयोगिता है, उसकी जो प्रभावित करने की जो शक्ति है वो कहीं न कहीं आज भी जो है मानव को प्रभावित करती है। जो आज देखते हैं जो डिजास्टर आज कितना भी विकास कर लेता है ना व्यक्ति, लेकिन आज भी देखिए जैसे अभी आप लैंडस्लाइड की घटनाएं देखिए, है ना, तो अलग अलग जो है कहीं कहीं जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं न कहीं आज भी मानव के जो है कंट्रोल से बाहर हैं, जिस पे मानव चाह कर भी विकास के बाद भी कहीं न कहीं सब चीज़ पे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है ना। तो केवल है ना इस तरह पूरी तरह से कितना भी मानव विकास कर लें, जो प्रकृति है उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, है ना। और जलवायु परिवर्तन, आपदा अध्ययन, पर्यावरणीय जोखिम मूल्यांकन में प्राकृतिक कारकों की भूमिका आज भी प्रासंगिक बना हुआ है, महत्वपूर्ण है। आप जलवायु परिवर्तन जैसे घटनाएं हो रही, आपदा हो रहा है, पर्यावरणीय जोखिम है ना, तो इन सबको जो है बिना प्रकृति को समझे है ना, प्रकृति के साथ हम संतुलित व्यवहार नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जब तक प्रकृति को समझेंगे नहीं तब तक हम उस तरह जो है एक संतुलित जो है अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं या आपदाओं को नियंत्रित करने की बात करें तो पहले हमको उस
स्थान पे वहाँ पे जलवायु भौगोलिक दिशाओं को देखना होगा, प्रकृति को समझना होगा, उस अनुकूल ही हम जो है अपने विकास को ध्यान में रखकर कर सकते हैं, है ना। किंतु आधुनिक दृष्टिकोण संभववादी और न्यू डिटर्मिनिज्म जो है ना, नवनियतिवादी, मानव प्रकृति दोनों की संयुक्त भूमिका को मान्यता देता है ना। तो इस तरह जो है इसकी हम देखेंगे कि क्या आधुनिक प्रासंगिकता हमने देखा। अब देखते हैं कि निष्कर्ष में नियतिवादी क्या है। एक महत्वपूर्ण है लेकिन सीमित भौगोलिक दृष्टिकोण है। आधुनिक मानव भूगोल इसे पूर्ण सत्य नहीं मानता है, बल्कि पर्यावरण मानव की पारस्परिक भूमिका को संतुलित रूप में स्वीकार करता है ना। तो एक प्राचीन कह सकते विचारधारा रही जो है, जब मानव प्रारंभिक दशक में था, जब पहले मानव उतना तकनीकी और वैज्ञानिक तौर पर विकसित नहीं था, लेकिन आज भी तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के बाद भी पर्यावरण को के साथ उसके जो पारस्परिक संबंध है उनको भी ध्यान में रखते हुए अपने विकास को करना है ना। इस प्रकार जो है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब आगे हम देखते हैं कि संभववादी और नवनियतिवादी के सिद्धांतों को, कि संभववादी नवनियतिवादी सिद्धांतों की तुलना कीजिए और मानव प्रकृति संबंधों में इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत हम कैसे करेंगे कि संभववादी और नवनियतिवादी, यहाँ जननवाद लिए नवनियतिवादी है, मानव पर्यावरण संबंधों की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। ये नियतिवादी की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुई मानव निर्णय क्षमता को महत्व देते हैं। ठीक है, क्या है, ये दोनों जो है नियतिवादी की प्रतिक्रिया के स्वरूप विकसित हुई थी और मानव निर्णय क्षमता को महत्व देती हैं। तो सबसे पहले मेन बॉडी हम संभववादी विचारधारा को देखते हैं कि संभववादी जो है फ्रांसीसी विचारधारा माना जाता है। फ्रांस में इसका विकास हुआ है ना, और इसमें वाडल ब्लास को जो है इसको विकास में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका अदा किया, इसलिए इसका कहीं न कहीं जनक भी या पिता भी कहा जाता है ना। और प्रकृति का विकल्प इन्होंने बताया, प्रकृति जो है एक विकल्प प्रदान करती है, मानव अपनी बुद्धि से उसमें चयन करता है ना। मानव पर्यावरण को जो पर्यावरण का सक्रिय कारक मानता है ये, है ना, संभववादी विचारधारा। तकनीकी और सांस्कृतिक विकास को जो है इसमें प्रमुख माना गया, है ना, कि तकनीकी और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव जो है प्रकृति के जो है अपना अनुकूल कहीं पर भी किसी प्रकार के भी आज देखिए जो आप ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पे अलग प्रकार के जो है विकास मानव कर रहा है ना। जो ध्रुवीय चाहे विषुवत क्षेत्र हो, है ना, तो जो तकनीकी विकास हुए हैं जैसे एसी का विकास हो गया, है ना, कहीं पे हीटर का विकास हो गया, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, मानव की तकनीकी और बौद्धिक का, है ना, बौद्धिक विकास का ही प्रतिफल है। अब आगे जो हमारा अगला विचारधारा देखते हैं कि नवनियतिवादी क्या है, एक ग्रिफिथ टेलर द्वारा विकसित विचारधारा है। इसमें मानव प्रकृति के बीच संतुलित दृष्टिकोण को बात करता है। मानव स्वतंत्र है परंतु उसकी भी एक सीमा के भीतर ही है ना। तो ये मानव को सक्रिय और स्वतंत्र मानता है, लेकिन क्या है, उसकी भी एक सीमा है कि प्रकृति के अनुकूल ही अपने आप को जो है विकसित कर सकता है। और इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और सतत उपयोग पर जोर दिया गया है ना। अगर हम दोनों की तुलना की बात करें, संभववादी और नवनियतिवादी, तो संभववादी क्या है कि मानव की भूमिका को अधिक महत्व देता है, प्रकृति की भूमिका को, है ना, ये अत्यधिक स्वतंत्रता की बात करता है मानव में, और प्रकृति की जो है विकल्प प्रदान करने वाली या मार्गदर्शक शक्ति के रूप में मानता है ना। और जो नवनियतिवादी सीमित स्वतंत्रता देता है ना। तो इस प्रकार ये दोनों की तुलना हम देखेंगे। फिर उपयोगिता देखते हैं। संभववाद मानव सभ्यताओं किसी विविधता सांस्कृतिक भिन्नताओं की व्याख्या में सहायक है, जबकि नवनियतिवादी क्या है कि आधुनिक युग के सतत विकास, जलवायु संकट, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अत्यंत प्रासंगिक है ना। तो इसकी उपयोगिता है ना। अब आगे हम कंक्लूजन देखते हैं कि ये दोनों सिद्धांत मानव प्रकृति संबंधों को अलग अलग कोणों से समझते हैं। संभववाद मानव की रचनात्मकता को रेखांकित करता है, जबकि नवनियतिवादी मानव गतिविधियों की प्राकृतिक सीमाओं का स्मरण कराता है। आधुनिक भूगोल में दोनों ही संतुलित अध्ययन के लिए आवश्यक है ना। तो इस तरह जो है हमारा कंक्लूजन होगा, है ना। और अगला प्रश्न हम देखते हैं